नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 73 मामले सामने आ चुके हैं। बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। इस रिपोर्ट पर आने के बाद में प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है। पीएम मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 मशालों की ज्वाला को युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के साथ समाहित किया। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने इस 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। पीएमओ के मुताबिक इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया है। इनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल है। ये मशाल देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रण कच्छ और अगरतला तक ले जाई जाएंगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि मैं 50वें विजय दिवस पर मैं मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता और बलिदान को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश में विजय दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम के मौके पर ढाका पहुंचे। वह 3 दिन के लिए बांग्लादेश दौरे पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों की उपलब्धियों पर गर्व है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 73 मामले सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा से तेजी से फैल रहा है। जहां डेल्टा के 1 से 4 लोगों में फैल रहा था, वहीं ओमिक्रॉन एक व्यक्ति से 10 लोगों तक फैल रहा है। इसको देखते हुए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में अस्पतालों में बोझ बढ़ सकता है और मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। डेल्टा के वक्त लोगों में 70% तक इम्यूनिटी बन गई थी, तब टेस्ट भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब उस हिसाब से टेस्ट में कमी आई है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने सख्ती नहीं बरती तो आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी तक इससे सिर्फ एक मौत दुनिया में सामने आई है, जो थोड़ी राहत की बात है। डेल्टा वेरिएंट के केस में 80% माइल्ड बीमार हो रहे थे और 20% लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे थे। तब करीब 1% लोगों की मौत हो रही थी। इस लिहाज से देखा जाएगा तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में गंभीर मरीज कम मिल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर मरीजों की संख्या काफी ज्यादा हुई तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है तो मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर देशवासियों के लिए गर्व का पल है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह हर बंगाली के लिए गर्व का पल है। दुर्गा पूजा हमारे लिए पूजा से बढ़कर है, यह हमारी भावना है। उन्होंने कहा कि हम भारत और भारतीयों को बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि दुर्गा पूजा को इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद स्थानीय लोग इसे लेकर और ज्यादा उत्साहित होंगे। सांस्कृतिक विरासत केवल निशानियों और वस्तुओं का संकलन नहीं है, इसमें परंपराएं और हमारे पूर्वजों की भावनाएं भी शामिल है, जो आने वाली पीढ़ियों को मिलती हैं। बुधवार को उन्होंने लिखा कि दुर्गा पूजा के दौरान वर्ग, धर्म और जातियां विभाजन टूट जाता है। दुर्गा पूजा को धर्म और कला के पब्लिक परफॉर्मेंस के सबसे अच्छे उदाहरण के साथ साथ सहयोगी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एक बड़े मौके के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में साल 2016 में नवरोज और योग को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा 2008 में रामलीला और 2017 में कुंभ मेले को भी इस महत्वपूर्ण लिस्ट में जगह मिल चुकी है।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। देउबा को 4623 में से 2733 वोट मिले। इंटरेक्टर बॉडी ने अभी तक नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पीएम देउबा को पार्टी अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। देउबा ने डॉक्टर शेखर कोइराला को हराया है, जबकि बाकी उम्मीदवारों ने चुनाव के दूसरे चरण में हार मान ली थी। 14वें आम सम्मेलन की तहत सोमवार को हुए चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, डॉक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह, बिमलेंद्र निधि और कल्याण गुरुंग उम्मीदवार थे। पहले दौर में देउबा को 2258 वोट मिले। इसी तरह डॉक्टर कोइराला को 1702 वोट मिले, निधि को 249 वोट मिले और सिंह को 371 वोट और गुरुंग को 22 वोट मिले। पहले दौर के मतदान के किसी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। इसके बाद दूसरे दौर का मतदान दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ। दूसरे दौर के मतदान जारी है और क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले हैं, नेपाल में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके देउबा को भारत समर्थक माना जाता है। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने का सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ संसद और सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुग्राम को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियापन का सबसे बड़ा संकेत है। नरेंद्र मोदी जी धार्मिक वेशभूषा और धर्मपरायणता का दिखावा इस तथ्य को नहीं बदल सकेगा कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने अगले ट्वीट में लिखा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के हिसाब से आरोप तय होने चाहिए। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मंगलवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि यह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने योजना बनाकर किसानों की हत्या की है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर हिंसा सुनियोजित साजिश थी। एसआईटी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि एफआईआर से लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर नई दफाएं लगाई जाए। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गोपी गोपीनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई। हालांकि दोनों में क्या बात हुई है इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 49 वर्षीय प्रमुख भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री जनवरी 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में आईएमएफ में शामिल हुई थी। मैसूर में जन्मी गोपीनाथ वैश्विक वित्तीय संस्थान की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ को हाल ही में संस्था में प्रमोट करते हुए नंबर 2 के अधिकारी का पद देने की घोषणा की गई थी। आईएमएफ ने घोषणा की थी कि गीता गोपीनाथ जाफरी ओकामोतो की जगह लेंगी और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगी। आईएमएफ की चीफ
क्रिस्टलिना जॉर्जिया के बाद भी गीता गोपीनाथ का नंबर होगा। वहीं जॉर्जिया ने गोपीनाथ को सही वक्त पर सही शख्स बताया था। पिछले दिनों आईएमएफ ने कहा था कि गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपनी नौकरी छोड़ देंगी और प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी। हालांकि अब जाहिर है कि ये यूनिवर्सिटी वापस अभी नहीं जा पाएंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्ती को लेकर लामबंद है। कांग्रेसी विधायकों ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पैदल मार्च किया है। सपा विधायक विधानसभा में भी बैनर तख्ती लेकर पहुंचे, जिस पर थार जीप किसानों को कुचलती दिख रही है। थार पर भाजपा का झंडा लगा हुआ है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर हिंसा पर चर्चा की मांग रखी। विपक्षी सांसदों ने हंगामे व शोरगुल के बीच सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। आज दूसरा दिन है। यह 17वीं विधानसभा का आखिरी और इस साल का चौथा सत्र है। सत्र के दूसरे दिन सरकार सदन में अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश करेगी। इसके पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इस अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। सरकार 2021-2022 के दूसरे अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष का अंतरिम बजट और 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान सदन में प्रस्तुत करेगी। सदन में बजट पेश होने के बाद प्रश्नकाल भी होगा। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बचे हुए साल यानी कि 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। मुंबई पुलिस के इस एक्शन के बाद इस बार मुंबई में क्रिसमस और नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को फील्ड यानी सड़कों पर उतारा जा रहा है। बिना मास्क के घूमने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा कि किसी भी कार्यक्रम में केवल 50% लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। इसमें वही लोग शामिल हो सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में भी पूरी तरह से वैक्सीन लगवा चुके लोगों की ही जाने की इजाजत होगी। ऐसे स्थानों पर भी सभी आने वालों और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक सभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूरी तरह से वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति ही कर पाएंगे। महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी लोगों को या तो वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए और उनके पास 72 घंटे में की गई RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। रुपए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल और भीम UPI के जरिए 2000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दे दी। पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन का मतलब है व्यापारी और ग्राहक के बीच किया गया UPI ट्रांजैक्शन। इस स्कीम में करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 अप्रैल 2021 से स्कीम लागू मानी जाएगी। रुपए डेबिट कार्ड को प्रमोट करने का सीधा असर ग्लोबल पेमेंट कंपनीज वीजा और मास्टर धारक पर पड़ेगा। इस स्कीम के तहत एयर क्वालिटी बैग्स को सरकार रुपए और UPI भीम सिस्टम के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन की वैल्यू और परसेंटेज देगी। एक्वायरिंग बैंक का मतलब है कि ऐसे सभी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो व्यापारी के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट का प्रोसेस करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्कीम को लेकर कहा कि रुपए और UPI पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए भारत पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में मर्चेंट डिस्काउंट रेट को रिमर्स करेगी। MDR का मतलब है वो चार्ज जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का प्रोसेस करने के लिए व्यापारियों से किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए व्यापारियों को इस सर्विस को लेना पड़ता है। आमतौर पर MDR फीस 1% से 3% के बीच होती है। YouGov नाम की वेबसाइट ने साल 2021 के मोस्ट एडमायर्ड की लिस्ट जारी की है। सर्वे में दुनिया भर के टॉप 20 लोगों के बारे में बताया गया है। इस लिस्ट में स्पोर्ट्स जगत के भी 4 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें सबसे अनूठा नाम क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर का है। क्रिकेट मैदान से 8 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके सचिन आज भी इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें इस लिस्ट में ओवरऑल 12वां और स्पोर्ट्स कैटेगरी में तीसरा स्थान मिला है। मौजूदा टेस्ट कप्तान विराट कोहली को ओवरऑल 18वां और स्पोर्ट्स
कैटेगरी में चौथा स्थान मिला है। आपको बता दें कि विराट कोहली इस समय सबसे ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोवर्स रखने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं और इसके बावजूद सचिन के ज्यादा लोकप्रिय उनको माना गया है। साल 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके सचिन तेंदुलकर का इस लिस्ट में 12वें स्थान पर रहना ये दिखाता है कि आज भी उन्हें पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। सचिन भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिल चुका है। वहीं कोहली इन दिनों वनडे टीम में कप्तानी के विवाद को लेकर चर्चा में है। हाल ही में विराट को कप्तान के पद से हटा दिया गया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इस बीच AIM के प्रमुख ओवैसी ने अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का एक विवादित बयान इन दिनों जो है सुर्खियों में है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गुफरान नूर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री और शौकत साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। वीडियो में AIM पार्टी के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष अपने आसपास मौजूद लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अयोध्या के साधु संतों की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस बयान को विक्षिप्त मानसिकता वाला बयान बताया। इस वीडियो के संबंध में जब जिला अध्यक्ष गुफरान नूर से बात की गई तो वह अपने बयान पर अडिग रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि यह बात उन्होंने तब कही थी जब कुछ लोग आपस में बैठकर जनसंख्या पर चर्चा कर रहे थे। 1 मिनट के इस वीडियो में AIM के पार्टी के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष गुफरान नूर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कहते हैं कि अल्लाह से डरो, लेकिन जब कांग्रेस, बसपा और सपा की स्पीच शुरू होती है तो वो डराते हैं भाजपा से। पहले तो यही फर्क कर लीजिए कि अच्छा हम लोग मुसलमान कौम है ना, ईमान से भी नीचे चली गई है और हर तरीके से नीचे चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को चुनाव लड़ने का न्योता देकर राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया। मेरठ में एक साथ बैनर पर दिखने के बाद अब जौनपुर में अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत पर डोरे डालना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया और कहा कि अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की तस्वीर दिखी थी, जिससे बवाल के बाद हटा लिया गया था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चुनावी कार्यक्रम में जाने से पहले एक टीवी चैनल में बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राकेश टिकैत सपा में आना चाहते हैं तो और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि यह राकेश टिकैत का व्यक्तिगत निर्णय होगा क्योंकि वह जानते हैं कि राजनीति क्या है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत से हमारे संबंध पहले भी अच्छे रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही राकेश टिकैत ने साफ किया है कि वह फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे, मगर देखने वाली बात होगी अखिलेश यादव के इस न्योते पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों से सुधार देखने को मिल रहा है, फिर भी खराब श्रेणी में ये बनी हुई है। वहीं आज यानी गुरुवार की सुबह दिल्ली के मुंडिका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 और श्रीनिवासपुरी में 317 और पंजाबी बाग में 305 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में सिर्फ 3 इलाके रेड जोन में हैं। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 337 है, जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 363 रहा तो मंगलवार को 367 था। हालांकि राहत की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के सभी इलाके रेड जोन से बाहर हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रदूषण की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बहरहाल राजधानी दिल्ली के मुंडिका, श्रीनिवासपुरी और पंजाबी बाग को छोड़कर सभी इलाकों की हवा में सुधार हो रहा है। दिल्ली में
में आरकेपुरम में एक्यूआई 223 दर्ज किया गया, जो सबसे कम था। वहीं यूपी के गाजियाबाद के लोनी में एक्यूआई 2767 और इंदिरापुर में 200 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर में 62 और 100 में 199, तो सेक्टर 116 में 197 दर्ज किया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मीडिया से बदतमीजी करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। वे कल देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज वे हाईकमान के सामने पेश हो रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकमान उनकी बदतमीजी से नाराज है। टेनी के बेटे को लखीमपुर किसान हिंसा में साजिशकर्ता बताए जाने से भी पार्टी की बदनामी हुई है। पार्टी के भीतर भी मंत्री के व्यवहार को लेकर नाराजगी है। मंत्री को बर्खास्त किए जाने को लेकर लोकसभा की कार्रवाई बुधवार के बाद गुरुवार को भी हंगामेदार रही। पूरा विपक्ष लामबंद होकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी का इस्तीफा मांग रहा है। हंगामे के चलते सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी और कई सांसद लखीमपुर हिंसा मामले पर बहस के लिए लोकसभा में नोटिस देते हुए टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर ने सभी नोटिसों को खारिज कर दिया है। राहुल ने जब प्रश्नकाल में खीरी हिंसा मामले पर बोलना शुरू किया तो सभापति ओम बिरला ने प्रश्नकाल के फॉर्मेट के मुताबिक व्यवहार करने के लिए उनसे कहा। आज उस स्वर्णिम पल को 50 साल हो गए जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को हराकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने बांग्लादेश के लोगों को पाक फौज के जुल्मों से मुक्ति दिलाई थी। हर साल की तरह इस बार भी देश भर में विजय दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर भारत को विजय दिलाने के लिए शहादत देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पिछले एक साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर करने वाली 4 मशालें भी वार मेमोरियल में लाई गई। पीएम मोदी ने उनकी ज्वाला अमर जवान ज्योति में समाहित की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।